जब हम ओबीसी की बात कर रहे हैं तो इस देश की कितनी बड़ी आबादी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम इस समय पक्के तौर पर कोई बात नहीं कह सकते हैं। हमें मालूम नहीं है कि भारत में ओबीसी कितने हैं। जो ओबीसी लीगल फ्रेम के हिसाब से जो वर्ड है, जो टर्म है, वो टर्म कितनी आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में आज की तारीख पर हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। अगर आप मुझसे अभी पूछेंगे कि भारत में कितने भैंस हैं प्रोफेसर कांचालिया, तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर ये देख सकता हूं कि भारत में कितनी भैंस है, कितनी गाय हैं ये भी मैं आपको बता सकता हूं, कितनी ऊंट है ये बता सकता हूं, कितने शेर हैं, कितने बाघ हैं। पूछिए मुझसे, मैं आपको गूगल करके भी बता दूंगा। 2-3 मिनट के अंदर भारत सरकार की वेबसाइट से बता दूंगा कि इन पशुओं की, जानवरों की कुल संख्या कितनी है। लेकिन अब भारत सरकार से पूछिए भारत में कितने ओबीसी हैं। क्यों आप ओबीसी को 27% ही दे रहे हैं? क्यों ओबीसी की जो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है उसकी संख्या 300 ही क्यों है? ओबीसी का जो फंड है नेशनल गवर्नमेंट की ओर से वो 7,000 करोड़ ही क्यों है? और जो आप ओबीसी को फंड देते हैं, हर राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड जाता है वो आप कैसे देते हैं? उत्तर प्रदेश को कितने रुपए देते हैं और क्यों देते हैं उत्तर प्रदेश को इतने ही रुपए? बिहार को इतना क्यों देते हैं? तमिलनाडु को इतना क्यों देते हैं? संख्या तो आपको मालूम नहीं है। तो किस राज्य में कितना ओबीसी है इसके बारे में जाने बगैर आप ओबीसी के डेवलपमेंट के लिए फंड देते हैं, उनकी स्कॉलरशिप तय करते हैं, उनका रिजर्वेशन तय करते हैं। तो ये सारा कुछ आप बगैर डाटा करते हैं। तो ये कैसे करते हैं दरअसल? तो इस सवाल को जब पूछा गया पार्लियामेंट में तो उन्होंने कहा कि नहीं, ओबीसी की संख्या तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन मालूम है तो उसके हिसाब से हम दे देते हैं। आप समझ रहे हैं कि एक आप अंधी सुरंग में इस देश के ओबीसी को डाले हुए हैं और ओबीसी के बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम है। तो 52% का जो फिगर है मंडल कमीशन का, ये फिगर तो 1978 का है। इसके बाद 900 से 1000 जातियां और इसमें ऐड हुई हैं। और मान लीजिए कि ग्रामीण जातियां हैं तो इनकी आबादी तेजी से बढ़ी होगी। तो आज की तारीख में एक मोटा अनुमान आप लगा सकते हैं कि 60% के आसपास पॉपुलेशन इस देश की ओबीसी की है। अब ओबीसी की पॉपुलेशन अगर 60% है तो नॉर्मेटिव आइडिया ये है कि देश की संपदा में, देश चलाने वालों में, एकेडमिया में, यूनिवर्सिटीज में, न्यायपालिकाओं में, ब्यूरोक्रेसी में 60% के आसपास ओबीसी होने चाहिए, क्योंकि इस देश को बनाने का ठेका किसी खास जाति को भारत के संविधान निर्माताओं ने नहीं दिया है। तो 60% पॉपुलेशन की अगर 60% हिस्सेदारी होनी चाहिए, तो मैं आपको एक छोटा सा, आप अगर स्टडी करना चाहें तो आप जहां पर अभी बैठे हुए हैं, यहां से 4-5 किलोमीटर के दायरे में भारत का जो क्रीम है, जो भारत को चलाता है, वो मौजूद है। इसमें आपको सारे मंत्री होंगे, सारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स होंगे, सारे जुडिशियरी के बड़े लोग होंगे, सारे महत्वपूर्ण लोग इसी 4-5 किलोमीटर के दायरे में भारत के लोग, भारत को जो चलाते हैं वो हैं। और अगर आप इसमें देखेंगे तो सिर्फ पॉलिटिक्स अकेला क्षेत्र है जिसमें ओबीसी की थोड़ी बहुत हिस्सेदारी है, बाकी क्षेत्रों में ओबीसी मिसिंग है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी कैलामिटी है कि भारत को चलाने वाला जो क्लास है उसमें ओबीसी गायब है। आप भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी वाइस चांसलर ढूंढ लीजिए, शायद एक भी नहीं मिलेगा। सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में जजेस ढूंढिए, सिर्फ एक जज मिलेगा। भारत के आपको जो 88 सेक्रेटरीज हैं उसमें आपको ओबीसी एक भी नहीं मिलेगा। एडिशनल सेक्रेटरी 146 आपको ओबीसी उसमें एक मिलेगा। ये स्थिति है भारत की। तो हम जितना भी कह लें कि हम राजा थे, जो कि थे, जो बाबा साहब हुए और सुधराज में कहते हैं कि क्षत्रिय थे जिनको जनेऊ पहनने का अधिकार ब्राह्मणों ने नहीं दिया, क्योंकि वो ब्राह्मणों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में चले गए और उनकी श्रेष्ठता नहीं मानी, इस वजह से जनेऊ से वंचित किए गए, इस वजह से ओबीसी को शूद्र बनाया गया। ये बाबा साहब की थीसिस है हुए सुधराज में। तो आप पुरानी ग्लोरी को कब तक चलाते रहेंगे कि यदुवंशी क्षत्रिय थे, कुरुवंशीय क्षत्रिय थे, है क्षत्रिय थे? इसकी ग्लोरी आपको आज काम नहीं आ रही है। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि इस हिस्ट्री के इस खास जंक्चर पर हमको सबसे पहले ओबीसी की संख्या जाननी चाहिए। अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ओबीसी की संख्या न जानने से किस देश में इस समय अगले 2 से 3 साल में कौन सी 4-5 बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर इस समय ओबीसी की जनगणना नहीं हुई तो अगली जनगणना कब होगी? 2031 में।
तो ये देश चलेगा कब? 1931 की जनगणना के आंकड़े के आधार पर आपको 2031 में और 31 में, अगर आप समझ रहे हैं कि 100 साल पुराने डाटा से इस देश को चलाना पड़ेगा, क्योंकि जाति गिनने से इस देश की सरकारों ने इनकार कर दिया है। आजादी के बाद से इन्होंने सोचा कि नहीं गिनेंगे तो खत्म हो जाएगी जाति, ऐसा तो हुआ नहीं। तो ये अगर नहीं गिना गया तो देखिए क्या क्या बड़ी प्रॉब्लम आएगी। पहली बड़ी प्रॉब्लम, ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ओबीसी के लिए कितना देना है, क्या करना है, कितने पोस्ट रखने हैं, ये आप नहीं तय कर पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ओबीसी के लिए आप भारत का कितना फंड रखेंगे ये आप तय नहीं करेंगे। जैसे कि SC/ST के लिए आप रख देते हैं, लेकिन आप ओबीसी के लिए नहीं रख पाएंगे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, इस देश की हर न्यायपालिका आज की तारीख में डाटा मांग रही है। ओबीसी का आरक्षण मध्य प्रदेश में खत्म हो गया, डाटा कहाँ है? डाटा नहीं है सर, तो डाटा तो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार ने कहा हमारा डाटा तो खराब हो गया है 2011 का, तो हम डाटा नहीं देंगे। लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आप ऑर्डर कर दीजिए कास्ट सेंसस के लिए, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। तो डाटा नहीं है इसलिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन डाटा हम मांगेंगे भी नहीं केंद्र सरकार से। ये स्थिति है। महाराष्ट्र का आरक्षण ओबीसी का खराब हो गया। आपको तमाम ये जो सवाल हैं ये आपको लगातार अब परेशान करेंगे। ओबीसी के आरक्षण पर अगला जो हमला है, पंचायत के आरक्षण पर पहला हमला हुआ है, दूसरा हमला नौकरी पर होने वाला है। तत्काल एक्ट करने की जरूरत है। इस बार अगर जाति जनगणना नहीं होती है तो भारत के ओबीसी को ऐलान कर देना चाहिए कि हम जनगणना में हिस्सा नहीं लेंगे। जनगणना कर्मी अगर हमारे घर पर आएगा, हमको हो सकता है चाय पिला दें, लेकिन आप हमारा डाटा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप हमारा डाटा कलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप हमारे देश में, हमारे घर में कितनी गाय है ये पूछ के जा रहे हैं, लेकिन हम कौन है ये नहीं पूछ रहे हैं। तो आपको पहचान ही नहीं रहे हैं, हम आप हमको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं और हमारे लिए पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा बड़ा सवाल जो आ रहा है कि बहुत सारी जातियां इस समय ओबीसी में इंक्लूड होने के लिए छटपटा रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए, और हर आंदोलन में गोली चलती है। हर आंदोलन में, जाट आंदोलन का सवाल हो तब गोली चली, कपू आंदोलन में ट्रेन जला, महाराष्ट्र में इतना बड़ा मराठा आंदोलन हो रहा है, पाटीदार आंदोलन में गोलियां चली, 13-13, 14-14 लोग मर जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि केंद्र सरकार उनको ये नहीं कह रही है कि X या Y जाति आपकी टोटल संख्या इतनी है, आप सरकारी नौकरियों में इतने हैं, शिक्षा में आपकी ये स्थिति है, हम आपको आरक्षण देंगे या नहीं देंगे इस आधार पर तय कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? सरकार के पास आंकड़ा है नहीं, सरकार की बाह मरोड़ने की कोशिश आंदोलनकारी करते हैं, सरकार गोली चलाती है। ये मॉडल है। इस समय इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का भारत सरकार ने ये मॉडल लिया है, आंदोलन होगा हम गोली चलाएंगे। जाटों के आंदोलन में गोली चला दी इन्होंने। तो ये सवाल भी तभी हल होगा जब आपके पास डाटा होगा। आप जाटों को कह सकते हैं देखिए आपकी पॉपुलेशन इतनी है, सरकारी नौकरी में आपकी हिस्सेदारी इतनी ऑलरेडी हो चुकी है, हम आपको आरक्षण नहीं देंगे, या देंगे आप बहुत कम है। ये दोनों सिचुएशन आप तभी रिजॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास डाटा हो। एक एक आंदोलन में 10-10 हजार करोड़ का नुकसान होता है, ट्रेनें रुकती हैं, ट्रेनें जलाई जाती हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं। तो ये आप क्या देश को जाति युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं, या साइंटिफिक तरीके से डाटा के बेसिस पर आप इन इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं? सरकार को ये तय करना है। तो ये आपको तीसरा बड़ा सवाल आ रहा है। और चौथा बड़ा सवाल मेरे ख्याल से ये है कि अगर ओबीसी को लेकर आपको एक फ्रेम में जाना है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आपको एक बेसिक उनका डाटा कलेक्ट कीजिए, क्योंकि अब जुडिशरी आपको बहुत परेशान कर रही है। जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर आप जानते हैं, आप जानते हैं कि लालू यादव जो चारा घोटाले के केस के बाद डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में बरी कर दिए गए कि उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, कोई पैसा उनके पास एक्स्ट्रा एक भी पैसा ऐसा नहीं है, सारा पैसा जो था उसका उन्होंने हिसाब दे दिया। अब एक कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपके दौरान करप्शन हुआ, तो करप्शन आप कॉन्स्पिरेसी में हिस्सेदार हैं, इसलिए आपको सजा देते हैं। सजा हो गई, पार हो गया टाइम। इसके बाद अरुण मिश्रा आते हैं, एक कोर्ट में केस खुलता है और कहते हैं नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। जैसे आप कल्पना कीजिए कि एक चोर घर में घुसा और 5 बक्से ले गया, तो एक केस होता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जितने जिले से कलेक्ट्रेट से पैसा निकला है सब अलग अलग केस है। अब अगर हर केस में सजा सुनाई जाएगी तो लालू यादव को इस देश में कम से कम 400 साल की सजा होगी। ऐसा सुना है कहीं आपने? डबल जेओपार्डी होता है ना, कि एक अपराध के लिए आप दूसरी बार दंडित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अरुण मिश्रा ने कर दिया। अरुण मिश्रा को रिटायरमेंट के बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना के पुरस्कृत कर दिया गया। इस तरह से देश चल रहा है। वहां पर ओबीसी आरक्षण लगातार खतरे में रहेगा अगर डाटा नहीं रहेगा। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं और मंच से भी कहता हूं और सारे लोगों से कह रहा हूं कि आप
सिंगल पॉइंट एजेंडा, अगर कोई एक एजेंडा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो एजेंडा इस समय कास्ट सेंसस का है। ये नेशन बिल्डिंग का एजेंडा है, क्योंकि ये भारत के 60% ओबीसी को हक, अधिकार, एजुकेशन, बैंक लोन में हिस्सेदारी। बैंक लोन आप देखिए ना, 11 लाख करोड़ रुपए मोदी शासन में एनपीए हो गया। एनपीए हो गया मतलब उद्योगपतियों ने ले लिए। क्या इसमें से एक भी रुपया ओबीसी के पास गया? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इस पर विचार कीजिए कि ओबीसी सेंसस को इस बार कैसे कराना है, और अगर नहीं होता है कास्ट सेंसस तो हमको सेंसस का बहिष्कार कर देना चाहिए। इसका हमारे पास डेमोक्रेटिक राइट है कि हम आपके सेंसस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमको आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहे, पहचान ही नहीं रहे। पहचानेंगे तब ना इज्जत करते हैं। हम किसी को बुलाते हैं घर में, चाय पिलाते हैं, पहले तो पहचानते हैं ना कुछ देने से पहले। तो इस वजह से मुझे लगता है कि कास्ट सेंसस को सिंगल पॉइंट एजेंडा बनाकर अगले कुछ दिनों तक बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।